यूट्यूब के मेरे हीरो ग्रामर चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हालांकि लंबे समय बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं रेगुलरली आप लोगों को वीडियो लेके आऊँगा और कम से कम 400 स्ट्रक्चर्स बताऊँगा। स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। आप सब जानते हैं, मैंने अच्छे इंग्लिश जानने वालों को देखा है और ख़ास तौर पर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को अगर हिंदी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेंटेंस दे दीजिए तो उसे नहीं बन पाता है। जैसे एक स्ट्रक्चर सेंटेंस ले लेंगे, तुम्हारा भाई भी चोर है। जैसे तुम्हारा भाई भी चोर है। अगर इसको बनाने के लिए कुछ अंग्रेजी के स्ट्रक्चर्स, कुछ रूल्स जानने जरूरी है, तभी ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस बन पाएंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस हम ले सकते हैं, वह पागल हो गया। अब इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है कुछ अंग्रेजी के नियम जानना। और जैसे तुम्हें ये काम करना ही चाहिए था, उसे विदेश जाना पड़ा, तुम्हें खाना पड़ा, तुम्हें जाना है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंस बनाने के इस तरह के छोटे छोटे मैं 400 स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बताऊंगा। और फिर आपको मैं वादा करता हूं कि आपकी राइटिंग इतनी अच्छी इंप्रूव कर जाएगी, सिर्फ आपको वर्ड पावर बढ़ाना होगा और इतनी अच्छी राइटिंग स्किल हो जाएगी कि आप लिखने में पूरी तरह से इंग्लिश सक्षम होंगे, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ें हो। और मैं फ्रेंड, मैं हालांकि टाइम आप लोगों को वेस्ट नहीं करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बता दूं कि मैं शुरुआत टेंस से करने जा रहा हूं। मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि टेंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें टोटल 72 स्ट्रक्चर्स आपके हो जाएंगे। 72 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ये कैसे होंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ बोल के नहीं, करके दिखाऊंगा। टेंस की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हालांकि मैंने सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी देखा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने में उनको काफ़ी कठिनाई होती है। टेंस वो पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस तरह के चेंजेस करना वो जानते हैं। लेकिन अगर उनके अर्थ की बात की जाए कि उसका अर्थ क्या निकलता है, वो पूर्णतः अर्थ से अनभिज्ञ होते हैं और अर्थ की पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं टेंस से शुरुआत करूंगा। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। टेंस की बात करते हैं तो आप सब लोग यदि जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो क्लास 6 से ही, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 2-3 से ही शुरू हो जाता है टेंस वगैरह, आप देखे होंगे। और ऐसी स्थिति में आप सब जानते हैं। लेकिन टेंस का हिंदी होता है काल। काल यानी समय, यानी दुनिया में जितने भी सेंटेंस है फ्रेंड्स, उनको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। या तो प्रेजेंट में बोल सकते हैं, या तो पास्ट में बोल सकते हैं, या फिर फ्यूचर में बोल सकते हैं। इसीलिए इन तीनों कालों को, यानी तीनों समयों को एक साथ मिलाकर टेंस का निर्माण किया गया है। अब सवाल ये बात करते हैं कि आखिर हिंदी में काल होते कितने तरह के हैं। हिंदी में काल की बात करें तो सब जानते हैं कि हिंदी में काल 3 तरह के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल या भविष्यकाल। ये 3 तरह के काल होते हैं हिंदी में। यानी कोई भी सेंटेंस दुनिया में बोलते हैं तो या तो वर्तमान काल में बोलेंगे, या भूतकाल में, या फिर भविष्यकाल में। कहने का मतलब, अब इनको हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में कहते हैं, पहले वाले वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी जो करंट में चल रहा है, कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, कोई भी घटना यदि करंट में हो रही है तो उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। दूसरा बीत चुका है, यानी इसको बोलेंगे पास्ट टेंस। और जो आने वाला है, यानी भविष्य में जो होने वाला है, इसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स,
मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कॉपी कलम साथ में रखें और लिखते चले, बताते चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताया, मैं बता दूं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी से मैंने सोशलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। पटना यूनिवर्सिटी के मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने बहुत 3-4 CBSE रेप्यूटेड CBSE बोर्ड वाले स्कूलों में मैं टीच भी कर चुका हूँ बच्चों को, और बेसिकली मैं ग्रामर टीच कर चुका हूँ और SST टीच कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं पटना यूनिवर्सिटी में भी मैं क्लास ले चुका हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये पिछले 15 सालों से मैं कर रहा हूँ, 12-15 सालों से। चलिए अब आगे बात करते हैं, वर्तमान काल की बात करते हैं। अब 3 काल तो आप समझ गए, अब पहचानेंगे कैसे? हम आते हैं कम टू द पॉइंट। वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस भूतकाल में, कैसे जानेंगे कि ये भविष्य काल में सेंटेंस। इन सारे सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये है कि वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस का जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा, हिंदी मीडियम वाले इसको ध्यान से देखेंगे, जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसके अंत में है या हैं लगा रहेगा। और भूतकाल वाले जो सेंटेंस है उनमें लास्ट में सेंटेंस की था, थे, थी लगा रहेगा। और फ्यूचर टेंस वाले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी लगा रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तीनों का एक उदाहरण से हम लोग को समझ में आएगा। राम आम खाता है, राम आम खाता है। देख रहे हैं अब इसके अंत में है लगा हुआ है, क्लियर है। दूसरा पास्ट में इसको करते हैं, राम आम खाता था, राम आम खाता था। तीसरा इसी को फ्यूचर में करते हैं, राम आम खाएगा, राम आम खाएगा। दिख रहा है इसके अंत में गा लगा हुआ है, इसके अंत में था लगा हुआ है, इसके अंत में है लगा हुआ है। यानी तीनों काल के टेंस की पहचान आप कर सकते हैं बहुत इजीली इस तरीके से, आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे आगे इसमें पढ़ने जाएंगे वो वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी दो आगे चल के हम लोग इसको भी क्लियर करेंगे, इसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग प्रेजेंट टेंस या फिर वर्तमान काल से करेंगे। अब जरा गौर से देखते हैं वर्तमान काल के कितने टाइप होते हैं। वर्तमान काल की बात करते हैं तो वर्तमान काल के 4 टाइप होते हैं। वर्तमान काल के कितने टाइप होते हैं? वर्तमान काल के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि मैं चाहता तो इनका हिंदी भी बता सकता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, लेकिन यहाँ हिंदी जानने की कोई ज़रूरत विशेष है नहीं, इसलिए इसको कोशिश करेंगे फ्रेंड कि इसको इंग्लिश में ही याद रखें, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट और या सिंपल प्रेजेंट। दूसरा इसका पार्ट होता है, ये पहला था। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, या फिर इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तीसरा यानी सी, ABC। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होता है यानी D, वो होता है प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों आप लोग नोट कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी तीसरा नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक एक करके इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे कि आखिर ये बनता कैसे। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे बड़ी समस्या ये आती है इसके पहचान की, कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। हिंदी मीडियम वालों को खास तौर पे ये समस्या आती है, कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो ग्रामर किताब में आप लोगों को पढ़े भी होंगे, बच्चे से पढ़ाया भी गया होगा, जहाँ तक ट्यूशन में भी पढ़े होंगे, कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे बेहतरीन जो तरीका है पहचानने का, वो है इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में जो लगा रहता है वो है ता है, ती है, ते है। इसके सेंटेंस के लास्ट में लगा रहता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे। हम फ्रेंड्स एक चीज और बता दूं, एक ही उदाहरण लेंगे, राम आम खाता है, और इसी से पूरे टेंस को हम लोग कवर करेंगे, कोई दूसरा सेंटेंस बीच में हम लोग नहीं लेंगे। अब जैसे कि मैंने लिया है राम आम खाता है, अब दूसरा भी सेंटेंस ले सकते हैं, इसमें कोई आप कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। राम आम खाता है। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, खाता है, यानी ये सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट का उदाहरण है। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम आगे चलते हैं। आखिर इस तरह के सेंटेंस को, हमारे दिमाग में एक और सवाल आ गया था होगा कि इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, इस तरह के सेंटेंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। राम आम खाता है, इसमें ता है, लेकिन इसका बनाने का रूल क्या होगा, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे इसका स्ट्रक्चर सिंपली यहां ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा V1 यानी वर्ब वन। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप वर्ब के जो 3 रूप हैं वो जानते ही होंगे, V1, V2, V3। यहाँ पर V1 आएगा, लेकिन V1 के साथ एस या ईएस का भी यूज हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट यानी लास्ट में जो सेंटेंस के बच जाता है वो आएगा। अब ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर, इसके बनाने का स्ट्रक्चर हो गया। ये राम आम खाता है बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सेंटेंस में देखेंगे, तो सेंटेंस में जरा हम लोग इसको, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी इस सेंटेंस में देखेंगे हिंदी वाले, तो कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, राम। वर्ब क्या है, खाना। और ये जो आम क्या है, आम हमारा क्या है, आम हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी इस पे इस काम को किया जा रहा है।
हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 वर्ड आया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों को क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले चीज जो आता है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर अदर वर्ड्स है। हिंदी वाले सेंटेंस में भी देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट यानी उसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कंफ्यूजन हम आपको अभी दूर कर दे रहे हैं, और तीसरा वर्ब है। ठीक है, और इस तरह इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक से अंग्रेजी जानते हो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बड़े लंबा सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है तो आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन लंबा सेंटेंस है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, नीतीश सरकार बिहार में लड़कियों को साइकिल बांट रही है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है छोटे बच्चों के लिए, खास तौर पे जो बच्चे जो 10th पढ़ रहे हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि सब्जेक्ट का पता वो कैसे करें। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट पहले जान ले कि होता क्या है। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी एनीबॉडी हु वर्क्स इन अ सेंटेंस हु वर्क्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में कोई व्यक्ति यदि काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट को पहचानें कैसे? सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि मन में एक सवाल खड़ा करेंगे। राम आम खाता है, हु कौन खाता है? सवाल क्या करेंगे फ्रेंड्स? हु कौन खाता है, कौन खाता है? सवाल करेंगे मन में, हु कौन खाता है? राम आम खाता है। फट से आपको उदाहरण एग्जाम्पल मिल जाएगा। सरकार, नीतीश सरकार गरीबों को साइकिल बांट रही है या लड़कियों को साइकिल बांट रही है। कौन साइकिल बांट रही है? नीतीश सरकार। क्लियर है? यानी सब्जेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन ऐसा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट आपका हु। मन में क्वेश्चन करेंगे हु कौन। अब आपको ऑब्जेक्ट पता करना है। सेंटेंस में एक भारी समस्या ऑब्जेक्ट की भी आती है, यानी आपको ये पता नहीं चल पाता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऐसी स्थिति में मन में ऑब्जेक्ट होता क्या ये पहले जान ले। पूरे सेंटेंस में जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम, ध्यान से समझेंगे इसको, जो काम करता है वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन जिस पर काम किया जाता है, जो भी करता है, हमारा काम कर रहा है, जिस चीज पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। खाने का काम किस पे हो रहा है? आम पे हो रहा है, यानी आम को कुचल रहे हैं आप दांतों से, यानी खाने का काम आम पे हो रहा है, राम कर रहा है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया सेंटेंस में? आम, मैंगो। तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में ऑब्जेक्ट को पहचानने का सरल तरीका क्या है? मन में क्वेश्चन करेंगे। एक तो करेंगे क्या, वाट, क्या खा रहा है? राम क्या खा रहा है? मन में क्वेश्चन करेंगे वाट, क्या खा रहा है? राम क्या खा रहा है? या नीतीश सरकार क्या बांट रही है? साइकिल बांट रही है, यानी हमारा साइकिल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया सेंटेंस में? और यहां पर ऑब्जेक्ट काम हो गया व्हाट। ठीक है, ऑब्जेक्ट व्हाट, मन में क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या है। और एक और क्वेश्चन कर सकते हैं मन में, किसको। ये मन में व्हाट क्वेश्चन करेंगे, फट से आ जाएगा, वही ऑब्जेक्ट होगा।
और किसको भी हम बताएंगे आगे, किसको भी करके ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन इसको आगे बताएंगे अब, क्योंकि आप इसको बताने के बाद कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर से इस सेंटेंस को हम बनाने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट तो आप समझ गए, जो काम कर रहा है राम। वर्ब आपका क्या है? वर्ब आप जानते हैं, खाने का बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, ईट, खाना। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मैंगो। ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों, बच्चों थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। राम इट मैंगो, अभी इसको इट ही पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं गलत हो गया, गलत नहीं है, हम बता रहे हैं आगे इसमें क्या होगा। राम इट मैंगो, अदर वर्ड इसमें है नहीं, दूसरा कोई वर्ड है नहीं, इसलिए इसे यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। अब हम बता चुके हैं कि यहाँ पर एस और ईएस का भी प्रयोग होता है, तो हम इस पे एक, क्योंकि ये बहुत साधारण चीज नहीं है इसलिए इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप दिमाग में कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एस और ईएस का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर जिसके साथ, जिस वर्ड के साथ प्लूरल जैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सिंगुलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिस वर्ड के साथ, या कोई नेम है या ही सी, ये सिंगुलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वहां पर यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है। लेकिन ईएस का प्रयोग कहाँ होगा ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, सेंटेंस बन गया। अब चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि शुरुआत से लेकर चलना, बाकी वीडियो छोटी ही होगी, 5 से 10 मिनट की होगी, बहुत मैक्सिमम 10 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, 15 मिनट की, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा। अब सवाल ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। देखेंगे पहले, हिंदी में पहले देखेंगे। राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसी को बना देंगे क्या? राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है? इसी को, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछते समय क्या क्या प्रयोग करेंगे? ध्यान रखने की चीज है कि इसमें शुरू में क्या आएगा, क्या राम आम खाता है। और तीसरा ले लेंगे राम इसको फ्रेंड्स इसको डिलीट करना पड़ेगा। राम आम खाता है, पहला सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस हो गया इसका, इसी का निगेटिव बना लेंगे, राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, हो गया। अब तीसरा बना लेंगे, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का निगेटिव बना लेंगे, सबका निगेटिव बनाते चलेंगे, क्या राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है। अब चौथा, इसको चौथा, ये क्वेश्चन शुरू में आ रहा है, ये क्वेश्चन बीच में आएगा, इस तरह का सेंटेंस है। चौथा वाला जो सेंटेंस है, राम आम क्यों खाता है, राम आम क्यों खाता है, राम आम, इसका निगेटिव बना लें। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, क्यों नहीं खाता है, राम आम क्यों नहीं खाता है। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है।
इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क। ये 6 तरह के सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, राम आम क्यों खाता है, राम आम क्यों नहीं खाता है। ये 6 तरह के टोटल सेंटेंस बनेंगे। अब इनको इंग्लिश में कहते क्या है, इंग्लिश में जान लें हम लोग। हिंदी सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अभी हम लोग, स्ट्रक्चर वाइज ट्रांसलेट करेंगे एक एक को, ठीक है। राम आम खाता है, फिर राम आम नहीं खाता है, एक एक को। हालांकि इसको ट्रांसलेट कर चुके हम लोग, फिर से दोबारा स्ट्रक्चर वाइज करेंगे। लेकिन इनको कहते क्या है, इनको इंग्लिश में कहते हैं, इसको पहले को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इनको कौन सा सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। पहले को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, या फिर इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। राम आम नहीं कहता, इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। क्या राम आम खाता है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चौथा है क्या राम आम नहीं खाता है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब राम आम क्यों खाता है, बीच में क्वेश्चन है। और खास तौर पे यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कब खाता है, कैसे खाता है, क्यों खाता है, ये बीच का क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, क्योंकि ये WH क्वेश्चन सेंटेंस। और इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस। आप इसको कॉपी पर नोट कर ले फ्रेंड्स, तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी। असर्टिव सेंटेंस, फिर से मैं दोहरा दूँ इसको, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस। इसको WH क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर WH वाले वर्ड्स, जो WH से शुरू होते हैं वो वाले वर्ड लगे, जैसे हु, व्हाई, WH से शुरू होने वाले, हाउ, वेयर, ये सब वर्ड लगे रहते हैं। लेकिन इसका इंट्रोगेटिव में और इसमें अंतर क्या है, ये आपके दिमाग में मैं भर देना चाहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन जो है शुरू में रहता है और इसमें क्वेश्चन हमेशा बीच में आएगा। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स के ज़्यादातर प्रयोग, WH क्वेश्चन और इसका इंट्रोगेटिव का ज़्यादातर प्रयोग आपके क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। आपके बुक में देखे होंगे, इंग्लिश CBSE बोर्ड वाले बच्चे होंगे तो उनके बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन WH से शुरू होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, क्या से, डू, डज, डिड से शुरू होते हैं। ठीक है, इनको अब इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम एक एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे, पहले को पढ़ते हैं। पहले का स्ट्रक्चर हालांकि हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ACS का प्रयोग हो, हम बता चुके हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और इस स्ट्रक्चर को यूज करके अगर सेंटेंस को बनाएंगे हम तो ये हो जाएगा राम ईट्स, हम बता चुके हैं इसको, मैंगो, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। ये क्लियर है बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर पे, यानी निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा राम आम, ये हो जाएगा आपका राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है। राम आम नहीं खाता है। अब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपको हम बता दें कि स्ट्रक्चर में इस बदलाव हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको डू डज का प्रयोग हो जाएगा। डू का प्रयोग वहाँ करेंगे जो सिंगुलर है, और डू का प्रयोग वहाँ करेंगे जो प्लुरल है, और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। अब एस का चक्कर खत्म हो गया। वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अदर वर्ड्स को मैं OW लिखूंगा, आगे ध्यान रखेंगे। अदर वर्ड्स को OW लिख दिया जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है बन जाएगा कुछ इस तरह से। सब्जेक्ट हो गया डू डज, यानी नाम सिंगुलर है तो डज का प्रयोग कर देंगे, और निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, और वर्ब है तो वर्ब इट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो है तो मैंगो लिख देंगे, और अदर वर्ड्स है नहीं। राम डज नॉट ईट मैंगो, राम आम नहीं खाता है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। एसर्टिव निगेटिव हो गया। अब चलते हैं एसर्टिव निगेटिव दो समझ लिए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस बनता है वो हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पहले आता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में इसके ध्यान से देखेंगे आप, डू डज का प्रयोग होगा वो क्या के लिए, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और ये इसमें हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अब इस तरह के स्ट्रक्चर को यदि स्ट्रक्चर को इसको ट्रांसलेट करें, इस स्ट्रक्चर का यूज करके हिंदी वाले को इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि राम एक सिंगुलर है, सिंगुलर की तरह नेम है, सिंगुलर की तरह व्यवहार होता है, इसलिए डज का प्रयोग है। डज राम सब्जेक्ट वर्ब इट ऑब्जेक्ट मैंगो क्वेश्चन मार्क बन गए सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी में राइट डाउन कर लें, पेन डाउन कर लें, उसको नोट कर लें। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की। इंट्रोगेटिव निगेटिव में फ्रेंड्स सिर्फ क्वेश्चन में निगेटिव यानी नहीं आ जाएगा, नहीं खाता है, क्वेश्चन मार्क हो गए। अब इसमें यहां पर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अब इसका दो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और बच्चे अक्सर इस चीज को देख के परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ बच्चों, कि ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अब भी के अब भी। बस ध्यान देना है। बच्चे अक्सर देखते हैं कि डू डज के साथ नॉट का प्रयोग और कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, डू डज के साथ भी नॉट का प्रयोग होता है। डू डज के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब डाल लेंगे, इससे भी बनेंगे। और डू डज के साथ सब्जेक्ट के बाद, डू डज के साथ प्रयोग न करके सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे। दोनों स्ट्रक्चर से सेंटेंस को हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा। पहले वाले से बनाते हैं तो डज राम ईट
डज राम नॉट ईट मैंगो, डज राम नॉट ईट मैंगो। और इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो ये हो जाएगा डज नॉट राम ईट मैंगो। कंफ्यूजन आपका दूर हो गया हो। यानी नॉट का प्रयोग बच्चों यहां भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और नॉट का प्रयोग यहां भी कर सकते हैं। डू डज के साथ भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं। उससे कोई सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। अब ये तो था इंट्रोगेटिव। अब हम चलते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। WH क्वेश्चन में सेंटेंस में हम बता चुके हैं कि बीच में क्वेश्चन आता है। हमारा सेंटेंस था ये, राम आम क्यों खाता है, राम आम क्यों खाता है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल वही रहेगा फ्रेंड, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, सिर्फ इसमें WH जुट जाएगा, WH जुट जाएगा। क्या होगा, WH जुट जाएगा और यहां से निगेटिव हट जाएगा, ठीक है, WH जुट गया। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, सिर्फ इसमें WH, यानी पूरा फॉर्मेट वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ WH क्वेश्चन। वाई डज राम ईट मैंगो, वाई डज राम ईट मैंगो, वाई डज ही गो टू देयर, वाई डज ही गो देयर। इस तरह के सवाल हम पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं तो सबसे पहले WH क्वेश्चन यानी वाई आएगा हमारा, ये WH क्वेश्चन। उसके बाद डू डज, क्योंकि राम एक सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग में, वाई डज राम ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें होने का सवाल ही नहीं है। अब बात करते हैं WH क्वेश्चन निगेटिव की। राम आम क्यों के बाद आ जाएगा निगेटिव, यानी नहीं आ जाएगा, नहीं खाता है, राम आम क्यों नहीं खाता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ नोट लग जाएगा। नोट लगाने का उसी की तरह इंट्रोगेटिव की तरह, इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरह दो तरीका है। डू डज के साथ भी नोट लगा सकते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, हो गया। अब इसको बनाएंगे हम निगेटिव में, WH निगेटिव में, तो बिल्कुल सबसे पहले WH क्वेश्चन डालेंगे तो हमारा वाई हो गया। उसके बाद डू डज यानी डज, वाई डज नॉट हो जाएगा, फिर राम हो जाएगा, फिर इट हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट मैंगो, हो गया। क्लियर। लेकिन ध्यान देने वाली चीज, फिर वही कंफ्यूजन, डज के साथ नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से भी हो सकता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से भी हो सकता है। सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा नॉट का पोजीशन जो है इधर थोड़ा सा हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। वाई डज राम नॉट ईट मैंगो, बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड। तो ये 6 तरह के सेंटेंस हम लोग देखें, 6 तरह के सेंटेंस आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और इस पे बेस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से और अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, कि इस तरह के स्ट्रक्चर जिसके सेंटेंस के अंत में ता है ये लग रही हो, उस तरह के स्ट्रक्चर्स आप बनाने का प्रयास करें। मैं एक स्ट्रक्चर खुद अपनी तरफ से दे रहा हूँ, उसको आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे राम आम क्यों नहीं खाता है, आप इसी तरह से आप एक स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हैं। सरकार साइकिल बांटती है, सरकार साइकिल बांटती है, इस सेंटेंस को लेके आप 6 तरह के सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे आप ट्राई घर पे कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। मैं लाइक और शेयर करने के लिए वीडियो में तो नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद में मिला हूँ, हालांकि कुछ और वीडियो मैं बनाऊँगा, कोशिश जरूर कीजिएगा
कि इस वीडियो को पूरी तरह से कम्प्लीटली देखिएगा। मैं सिर्फ यही इस वीडियो में रिक्वेस्ट करूँगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो कहीं भी। तो इसमें आपको मैंने जो पढ़ाया है, मैंने समझाया है, इसको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।